हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग। शुरू करें। होली छुट्टी मना लिए ना। छुट्टा लाज नहीं हुआ रे, एक सप्ताह छुट्टी मार दिया। हाँ? कितना तुम उपलब्ध था ये हमरा पता है, इसलिए तुम नहीं बोलो। बोलो कितना नंबर तक हुआ था? 415। यहां से होना था, इसके बाद होना था, यहां से ना। अब देखो चला, हम लोग ये पढ़ते हैं। शुरू करें ना। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। आयरन जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में? और ये बना देता है चला Fe2O3। क्या बना देता है? Fe2O3। अब हमको ये बताइए, इसी को हम लोग जंग कहते हैं। क्या कहते हैं चला? जंग कहते हैं। इसी को हम लोग कोरोजन भी कहते हैं। इसी को जंग कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? कोरोजन। अब देखो, एक मिनट होल्ड ऑन। अब मामला क्या है चला, कभी कभी जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 भी इसका फॉर्मूला होता है, और Fe3O4 भी। एक मिनट रुकना रे। कोरोजन और संक्षारण में अंतर है। कोरोजन होता है जंग लगना और संक्षारण होता है नष्ट होना। जंग लगने के बाद नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, कहेगा कि बताइए आयरन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे का नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण। क्या होता है? आज जो प्राथमिक प्रक्रिया है वो क्या है? जंग लगना। क्या है? तो देखो, जंग लगना या कोरोजन इसको कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो लालिमा युक्त, एनसीईआरटी में लाइन है चला, लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। कौन रंग का होता है चला? लालिमा युक्त कौन रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। देखो, कभी जंग देखे हो? जैसे हम लोग कहते हैं चला, बेरियम सल्फेट का रंग कैसा? कैसा? सफेद। लेड आयोडाइड का रंग कैसा? रंग तुमको कुछ ही पूछेगा, ये ध्यान रखना। जो तुमको रंग पूछेगा दोस्त मेरे, एगो पूछेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफेद। उसके बाद पूछेगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। क्लोरीन रंगहीन होता है। क्लोरीन कैसा होता है चला? ये वो क्वेश्चन है जो तुमको भीड़ से अलग कर देगा। रंगहीन होता है। उसके बाद Fe2O3 ये लालिमा युक्त भूरे रंग का होता है। लालिमा युक्त। जैसे हम लोग पढ़ते हैं चला, जंग किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। बताओ N2O किस रंग का होता है? लेड नाइट्रेट जब टूटता है तो NO2 के N2O, NO2 के N2O, आ NO2। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा। NO2 का रंग कैसा होता है चला? भूरा। सिल्वर क्लोराइड जब टूटता है सिल्वर में, उसका रंग कैसा होता है? स्लेटी। सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर, ये आगे है अभी हम बताएंगे आपको, जल्दी से लिख। हो गया? अरे हो गया, लिख लिए। Fe2O3 जो जंग का रंग होता है वो लालिमा युक्त किस रंग का होता है? भूरे रंग का।
अब देखो चलाते, कहता है जंग, जंग जो है वो जल और ऑक्सीजन, इसके बदले में हम लोग कहेंगे जलवाष्प, दोनों की उपस्थिति में संभव है। यह लालिमा युक्त किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। फिर कहता है डब्बा बंद, जितना भी डब्बा बंद है या बंद पदार्थों में जो खाद्य पदार्थ, डब्बा बंद छोड़ दो, कुरकुरे कह दो, चिप्स कह दो, कहीं पर अगर किसी भी बंद पात्र में किसी कार्यखंड को, किसी भी खाद्य पदार्थ को रखा जाता है तो उसमें कौन गैस रहता है? नाइट्रोजन। हम लोग ये पढ़ते हैं ना, कुरकुरे कौन गैस है? नाइट्रोजन गैस। कुरकुरे में कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। तो वैसे ही अगर बंद डब्बा है तो उसमें कौन गैस भरा जाता है? कौन गैस? तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? कथन निष्कर्ष में अगर पूछेगा तो आप कहिएगा कि नाइट्रोजन गैस जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है अन्य गैसों से, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे सड़न नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप बल्ब में देखिए, आर्गन या नाइट्रोजन भरते हैं, ना वो जलता है ना जलने देता है, ना वो खुद नष्ट होता है ना दूसरे को नष्ट होने देता है। मतलब नाइट्रोजन अभिक्रिया की दर को धीमा करता है या रोक देता है। लिखिएगा, नाइट्रोजन अभिक्रिया की दर को धीमा कर देता है। नाइट्रोजन अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? चला, धीमा कर देता है। डब्बा बंद खाद्य पदार्थ कौन गैस का होता है? नाइट्रोजन गैस का पैक होता है। एक वो बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? चला, अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जैसे लेड आयोडाइड है, यह भी अवक्षेप है। अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें, अवक्षेपण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? चला, और अवक्षेप हमेशा अविलेय होता है। क्या होता है? और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इस सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? चला, और इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। एक मिनट होल्ड डाउन। जितना भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है? उस सब में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। प्लस माइनस पर जाता है और माइनस प्लस पर। इसमें जो अवक्षेप बनते हैं वो जल में क्या होते हैं? क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। कहां पर? कहां पर रे? जल में। ये अवक्षेपण अभिक्रिया का कुछ गुण है जिसको आप लिख लीजिए, राइट इट डाउन। हो गया? अरे हुआ? इस सप्ताह जो है चला एकदम 100% कंप्लीट हो जाएगा। अरे हुआ? बढ़े? और अगर आप क्लास रेगुलर किए हैं तो आपका जो नंबर नहीं बढ़ रहा था वो कम से कम 5 नंबर तो हर बच्चे का हर उस क्वेश्चन में बढ़ेगा जहां पर आपको दिक्कत होता है। अब देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय, अब कभी कभी क्वेश्चन देगा अविलेय अवक्षेप बनाता है, कभी कभी देगा अविलेय लवण बनाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण बनता है। जैसे BaSO4 है, तो BaSO4 क्या है? लवण है। आप कैसे पहचान लेंगे कि हम लवण है? तो जकरा में H+ देगा वो क्या है? अम्ल है। जकरा में H+ देगा वो क्या है? अम्ल है। जकरा में OH- देगा वो क्या है? क्षार है। तो देखो, जकरा में H+ कहीं दिख रहा है क्या? OH- कहीं दिख रहा है क्या? इसका मतलब ना ये अम्ल है ना ये क्षार है, ये क्या है? लवण है। आप देख लीजिए NaCl में, NaCl में क्या दिख रहा है आपको? H दिख रहा है क्या?
OH दिख रहा है क्या? दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? लवण। क्या है ये? लवण। आप PbI2 ले लीजिए, PbI2 में H प्लस है क्या? OH माइनस है क्या? और नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? लवण। अरे बुझा रहा है? अगर H प्लस होगा तो क्या होगा? अम्ल। OH माइनस होगा तो क्या होगा? क्षार। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो कैसा दिखेगा? लवण। लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। जैसे आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट अम्लीय नहीं है, चला कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय है। कॉपर सल्फेट अम्लीय नहीं है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। बोलो रे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब लवण आप लगभग पहचान लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा लग रहा है? लवण जैसा। क्यों? क्योंकि जो H प्लस देगा वो क्या है? अम्ल। जो OH माइनस देगा वो क्या है? क्षार। न इसमें H प्लस है ना इसमें OH माइनस है, क्या है? होगा लवण होगा। क्या होगा? ये लवण होगा। तो कहते हैं चला, अभी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। AgCl2 जब सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो Ag प्लस 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 2Cl माइनस देगा। रुक रुक, चांदी का कलर कहेगा तो ये चमकीला होता है। ध्यान देना, चांदी का कलर कैसा होता है? चमकीला। कि कोई भी मार देगा सफेद होता है। चांदी कैसा होता है? सफेद। सब जानता है, वेल नोन है आपके लिए कि चांदी कैसा होता है। चांदी कैसा होता है? चांदी कैसा होता है? कैसा? सफेद ना। लेकिन जब सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर में टूटेगा ना तो ये जो सिल्वर है इसका रंग स्लेटी होता है। यही क्वेश्चन इस बार पूछा था रेलवे, हमको लगता है 10 बार ये क्वेश्चन पूछा। 10 बार ये क्वेश्चन पूछा कि जब सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में टूटेगा तो उसका सिल्वर का रंग कैसा हो जाएगा? स्लेटी। और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, इसलिए इसको हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अपघटन? अरे रुक जाए यार, क्वेश्चन नहीं बनेगा, चला सब गड़बड़ी में फंस जाएगा। हम वो सभी क्वेश्चंस तुम बना सकता है, बल का सही मात्रक न्यूटन, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, ये सब तरह से बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को एकदम आसानी से आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करके देखिएगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी बना पाइएगा। सिल्वर क्लोराइड, हम कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में अगर अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, लाइसिस बोलते हैं इसको। लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। प्रकाश की उपस्थिति में अगर टूटेगा प्रकाशीय अपघटन, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा विद्युतीय अपघटन, और उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा उष्मीय अपघटन। ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है इसलिए इसको हम लोग प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो जब ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में टूटेगा तो इसका रंग कैसा होगा? स्लेटी। वैसे ही अगर पीबी लेड नाइट्रेट, अभी तुरंत हम बताए थे, PbNO3 ये जो टूटता है तो क्या बनाता है? NO2 की N2O क्या बनाता है? और NO2 का रंग कैसा होता है? अभी तुरंत बताए थे भूरा। यही सब चला, कुछ कुछ 10-15 क्वेश्चन है जो घूम रहा है मार्केट में। बेरियम सल्फेट अगर बनाएगा तो कैसा रंग देगा? सफेद। कैसा देगा? लेड आयोडाइड होगा तो कैसा रंग देगा? पीला। हम सबको एक जगह लिखाई दिए हैं, वहां इसलिए ही नहीं लिखाया चला कि जब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का रंग चांदी का होता है सफेद, लेकिन अगर सिल्वर क्लोराइड टूटेगा सिल्वर में तो इसका रंग कैसा हो जाता है? स्लेटी। बुझा रहा है? तो कहते हैं गौर फरमाइए, रिएक्शन लिख लिए, राइट डाउन द रिएक्शन। लिख लिए? अरे हो गया। अब देखो, लेड नाइट्रेट के स्थान पर हम लोग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग कहते हैं ना PbNO3 तो क्वेश्चन आता है लेड नाइट्रेट के जगह पर हम लोग किसका उपयोग कर दे? समानार्थी कौन है? लेड एसीटेट। जैसे चला हम लोग कहते हैं चीनी की जगह पर मधु का यूज किया जा सकता है। चीनी भी मीठा है और मधु भी क्या है? मीठा। अब बच्चा चला कोई है, उसको कड़वा लग गया तो हम लोग चीनी डाल देते हैं, चीनी नहीं है तो मधु डाल देते हैं। मधु मतलब गुटखा नहीं, मधु शहद।
तो लेड नाइट्रेट के जगह पर हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? लेड एसीटेट का। ये भी इस बार चला सुपर टॉप क्वेश्चन में से एक था। उसके बाद डिकेंस विधि, कौन विधि चला? याद रखना, डिकेंस विधि Cl2 का निर्माण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण भी, ब्लीचिंग पाउडर Cl2 का संबंध ब्लीचिंग पाउडर से है, और दैनिक जीवन में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का खूब यूज करते थे ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए। इसलिए आपको यहां से ये क्वेश्चन पूछेगा। डिकेंस विधि, जैसे हैबर विधि का उपयोग अमोनिया बनाने के लिए, संपर्क विधि से H2SO4 बनता है। ये चला हैबर विधि से क्या बनता है? अमोनिया। और संपर्क विधि से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये लिख लो। वैसे ही एक है डिकेंस विधि, कौन विधि है चला? चला, अगर साउंड सही है तो कृपया एक टाइप करें। ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर साउंड सही है तो कृपया एक टाइप करें। हो गया? डिकेंस विधि, क्लोरीन का निर्माण किया जाता है और O3 H2O2 HNO2 ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों है। ये चला क्वेश्चन यहां से पूछता है कौन कौन? ओजोन, H2O2 HNO2 ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी कर सकता है। जैसे हम लोग उभयधर्मी पढ़ते हैं ना चला जी, उभयधर्मी जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण रहता है, वो कौन कौन है उभयधर्मी में? Al2O3 ZnO PbO2, इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण पाया जाता है। लिख लो। वैसे ही ऑक्साइड, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का गुण पाया जाता है O3 में, H2O2 HNO2 में। नहीं आ रहा है तो मोबाइल ठीक करवाइए। वो लड़का कहता है आ रहा है तो एक टाइप करें, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो मोबाइल ठीक करवाना पड़ेगा रे। मोबाइल चला कभी कभी खराब भी हो जाता है। एक वो लड़का है, 50 बार मैसेज लिख दिया कि साउंड तो आ नहीं रहा है, पढ़ा क्या रहे हैं पता नहीं चल रहा है, बाकी सबको साउंड जा रहा है। उभयधर्मी बोले तो Al2O3 ZnO और PbO2। तो चला ये सब उभयधर्मी है, इसका मतलब ये अम्लीय भी है और क्षारीय भी। अब चला देखो यहां पर क्या मामला है। अम्ल क्षार सूचक दो प्रकार के होते हैं, हम पीछे भी आपको बताए थे। अम्ल क्षार सूचक जो है, अम्ल क्षार सूचक जो है चला, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है चला प्राकृतिक, और एक क्या होता है? कृत्रिम। प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक में कौन कौन आता है? हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया गुल्म का फूल आता है, हाइड्रेंजिया नाम सुना है रे। उसके बाद पत्ता गोभी और पिटुनिया। उसके बाद हल्दी। इसमें आओगे तो इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज। क्या आता है चला? मिथाइल ऑरेंज। और कौन रे? फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। एक कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। यहां पिटुनिया लिखल है, पिटुनिया की पंखुड़ियां। ये हमारे यहां नहीं पाया जाता लेकिन होता है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, हाइड्रेंजिया गुल्म का पौधा, पत्ता, पत्ता गोभी, पिटुनिया की पंखुड़ी, हल्दी, ये सब चला प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। कृत्रिम में आ गया मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। जो कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। हाँ जी,
लाइकेन अम्ल क्षार सूचक है, वो भी प्राकृतिक में आएगा, क्योंकि कवक और शैवाल का क्या है, वो मिश्रण है। कवक भी प्राकृतिक है और शैवाल भी क्या है, प्राकृतिक है। हो गया। अरे हुआ। प्राकृतिक में कौन कौन आ जाएगा, हाइड्रेंसिया, गुल्म के पौधे, पत्ता गोभी, पिटूनिया की पंखुड़ियां, हल्दी और लाइकेन। कृत्रिम में आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। अब देखो चला, हाइड्रेंसिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की पंखुड़ियों को भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। वेनिला का नाम सुना है, प्याज, लौंग, वनीला, ये सब चला गंधीय सूचक है। कौन सूचक है? गंध का मतलब होता है घ्राण, गंध का मतलब घ्राण सूचक भी इसको कहते हैं। तो कहते हैं वेनिला, प्याज, लौंग, तेल का उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चला घ्राण सूचक कहते हैं। कौन सूचक कहते हैं? घ्राण सूचक कहते हैं। लिख लिए? घ्राण सूचक कहते हैं। अब देखो चला, NaOH जब Zn से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देता है, Na2ZnO2 प्लस H2, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम जिंकेट। NaOH जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो बना देगा सोडियम जिंकेट। कभी कभी रिएक्शन दिया हुआ है, पूछता है, ये तो सबको पता होगा। चला, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कहते हैं। और ये पानी से अभिक्रिया नहीं करता, अम्ल और क्षार से भी अभिक्रिया नहीं करता, पानी से अभिक्रिया नहीं करता। अगर करता तो संगमरमर हम लोग घर में थोड़े लगा पाते, डेली पोछा लगाते हैं, और डेली पोछा लगाते हैं, पानी से अभिक्रिया करता तो बचता। पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चला बनता किससे है? CaO। CaO जब CO2 से अभिक्रिया करता है तब बना देता है CaCO3, जिसको हम चूना पत्थर, खड़िया, चौक या संगमरमर कहते हैं। हो गया? अरे हुआ। इसको हम लोग त्वरित चूना के नाम से भी जानते हैं। इसको कौन चूना कहते हैं? चला, त्वरित चूना कहो, अनबुझा चूना कहो, क्विक लाइम कहो, सब इसी का नाम है। अरे बढ़े। जब वर्षा जल का पीएच का मान 5.5 से कम होगा तो क्या होगा? वो अम्लीय वर्षा होगा। और वर्षा हम लोग क्या कह देते हैं? चला, वर्षा का जल शुद्ध जल है जिसका पीएच मान 7 होता है। वर्षा अगर डायरेक्ट आपको पूछ दे कि वर्षा जल जो है, वर्षा जल जो है, वर्षा जल, इसका पीएच मान कितना? तो पीएच मान कितना? 7। क्योंकि वर्षा जल जो होता है वो चला शुद्ध जल है, और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। लेकिन अगर कहेगा अम्लीय वर्षा हो रहा है तो उसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 5.5 से कम। बोलो रे, सीधे ने मार देना है, वर्षा का जल पीएच मान 7, लेकिन अम्लीय होगा तो ऑब्वियस सी बात है 7 से कम होगा। और 7 से कम में भी कितना से कम होगा? 5.5 से कम होगा। कहते हैं शुक्र का वायुमंडल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। यानी शुक्र के बादलों में, वायुमंडल में कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? H2SO4। इसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अम्लों का राजा कहते हैं। अगला, नेटल के पौधा के कांटे में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके इलाज के लिए डॉक पौधे से पत्ती को रगड़ा जाता है। इसलिए चला कि जो नेटल का पौधा है, नेटल का पौधा में फॉर्मिक अम्ल होता है, और जो डॉक का पौधा तुम देख रहे हो इसमें क्षार होता है। क्या होता है? कभी कभार चला गांव घर में भी देखता होगा, कहीं पर कट जाता था तो हम लोग कुछ कुछ खास चीजों की पंखुड़ियों को रगड़ के उस पर डालते थे। वैसे ही अगर गांव घर में देखना किसी को मधुमक्खी काट ले तो उसके ऊपर साबुन रगड़ा जाता है। नहीं देखा? प्याज रगड़ते हुए देखा है?
तो प्याज जो होता है वो क्षारीय होता है, और जो डंक मारा है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण और क्या बनाता है, जल, उदासीन बनाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा नेटल के पौधे के कांटे में कौन अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, और इसके इलाज के लिए किस चीज के पौधे की पंखुड़ियां लपेटी जाती है, डॉग की। किसकी, डॉग की। कहता है साधारण नमक, नाम सुना होगा NaCl, इसका पीएच मान याद रखना 7 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7। साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है, चला लिखे, साधारण नमक का पीएच मान कितना, साधारण नमक का पीएच मान होता है चला 7। साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है, 7। तो कहते हैं साधारण नमक NaCl के को कच्चे माल के रूप में NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2 ETC का उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो नमक है साधारण नमक का कच्चे माल के रूप में, यानी इस सब बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चाहे आपको NaOH बनाना है, NaOH बनाना है तब भी NaCl का उपयोग करते हैं। NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, बोलो रे। इस सब बनाने के लिए कच्चा माल के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, NaCl का। किसका उपयोग करते हैं, NaCl का उपयोग करते हैं। Na2CO3 इस बार चला बिहार दरोगा का यही क्वेश्चन था। बिहार दरोगा में पीटी में ही क्वेश्चन पूछा था कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। किसका उपयोग करते हैं। अब जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। चला ये हमेशा ध्यान रखना, पढ़ना और रिजल्ट लेना दोनों अलग अलग बात है। पढ़ना बहुत आसान है, रिजल्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल है। वहां 1 नंबर से मामला गड़बड़ा जाता है, 0.25 से मामला गड़बड़ा जाता है। ये इसलिए होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप समझने के लिए पढ़। रिजल्ट के लिए पढ़िएगा तो एक स्टेप ऊपर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। एक स्टेप जब ऊपर मास्टर पढ़ाएगा तो आप कहेगा धत ये सब की पढ़ा रहा है तुम, ये सब बुझाएगा, ये सब पूछेगा, तो वो चला उससे काम नहीं होना है। ये समझ लो कि वैकेंसी तो चला आ जाएंगी और चली जाएंगी। 1 नंबर का झोल इधर उधर होता है। अब बाकी बच्चे 1 नंबर से तो और जितना वैकेंसी होगा कम से कम 50 गुना बच्चा पीछे रहेगा। जितनी आपकी वैकेंसियां होती है मात्र 1 नंबर से उसका 50 गुना बच्चा पीछे रहता है। इसलिए आपको एक लेवल में जाके कंटेंट को पढ़ना होता है। जैसे हम बोले थे इस बार जो बिहार दरोगा में पूछा टीन वाला जो क्वेश्चन है वो कोई नहीं बनाया, क्योंकि सब जो है उसेंट फलना चिलना रट के गया तो रटले जैसा होगा, चला वो बनेगा नहीं। क्वेश्चन था जबकि एकदम आसान, टीन और जिंक वाला क्वेश्चन था। जो पढ़ा होगा एक लेवल का कंटेंट उससे बन गया। 1 नंबर से किसी का हुआ और किसी का नहीं हुआ। तो लेकिन अगर आप एफर्ट फिर लगाते हैं 4-5 बार, चला ऐसा थोड़े कि पहली बार में आपको सफलता मिल जाएगी। आप एफर्ट बरकरार रखिए, 100% सफलता आपको मिलेगी, जिसका 0.25 से या 0.5 से नहीं हुआ है। लेकिन चला उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल में जाके कंटेंट पढ़ना होगा। नेक्स्ट लेवल में जैसे कंटेंट पढ़ाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी, दिमाग आपको भारी भारी फील करेगा, तो आपको लगेगा धूत साला की पढ़ा रहा है, बुझाइए नहीं रहा, क्योंकि पीछे तो कुकर्म किए हुए हैं, पीछे तो सही कर्म किए नहीं है। तो चला वो दिक्कत होवे करेगा, नहीं होने का कोई बात नहीं है। तो तब तुम दोष देगा कि दो ही सब पूछता है, मास्टर तो खाली फालतू कम पढ़ाता है। अब देखो चला Na2CO3 जल की कठोरता, जल 2 प्रकार का होता है। जल 2 प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। अब कठोर जल भी 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई कठोरता होता है और एक होता है अस्थाई कठोरता। ये अस्थाई कठोरता जो होता है चला, इसको हम लोग पी सकते हैं, इसका यूज करते हैं सब जगह, इसका यूज नहीं करते हैं। अगर इसका यूज करना है तो इसको उपचारित करना होगा, इसको ठीक करना होगा। और ठीक करने के लिए पहले तो इसमें कठोरता, अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अस्थाई कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के
बाइकार्बोनेट के कारण। आई दोनों को चला दूर किया जा सकता है, दोनों को दूर करेंगे सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। बिहार दरोगा 2023। दोनों को दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। जल्दी लिख। हो गया। जल की कठोरता दो प्रकार का, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, और अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब दोनों को दूर किया जाता है किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। अरे हुआ हो, अरे हुआ हो, बढ़े। अब देखो Na2CO3 का उपयोग अभी तुरंत हम बनाए हैं। सोडियम कार्बोनेट जल की अस्थाई और अस्थाई कठोरता दोनों दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप जाके देख लीजिएगा, बिहार दरोगा का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसानी से अब आप बना पाइएगा। दांत का इनामेल सबसे कठोर भाग है कि मुलायम भाग है? आज दांत का इनामेल भी चला, हड्डी है, हड्डी है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होगा। किसका बना होगा? किसका बना होगा? दांत का इनामेल सबसे कठोर अंग है जो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा एक बात बताओ, टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? टूथपेस्ट जो होता है ये किस प्रकृति का होता है? चला क्षारीय। दांतों में सड़न किसके कारण होता है? दांतों में सड़न अम्लीयता, मुंह की अम्लीयता के कारण होता है। तो जब रात में आप ब्रश करके सोइएगा तो आपके मुंह में जो अम्ल होगा और टूथपेस्ट में जो क्षार होगा वो मिलके उदासीन हो जाएगा, तो ना अम्ल रहेगा और ना दांतों में सड़न होगा। इसलिए रात में क्या करके सोना चाहिए? ब्रश करके सोना चाहिए, जो कि लगभग लोग नहीं करते हैं। खाना खाने वाले स्थिर से सूत जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ब्रश भी लोगों को तो ब्रश करने भी नहीं आता है। ब्रश तो ऐसा रगड़ते हैं लगता है कि साला रगड़िए के हटेगा। ब्रश जब भी आप करते हैं चला हल्के हाथों से कीजिए। अब ब्रश ऐसे ऐसे नहीं करना है। हमको एक बार डेंटिस्ट सिखाया, तुम लोग को ज्ञान हम पार्सल कर रहे हैं। हम गए थे डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट ने कहा कि ब्रश जो लोग करते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ब्रश ऐसे ऐसे करते हैं। हम लोग की करते हैं, मारते हैं ऐसे, ऐसे नहीं करना, ब्रश ऐसे ऐसे करना और हल्के हाथों से करना है। नहीं तो धीरे धीरे आपके मसूड़े जो है हट जाएंगे और आपको दिक्कत होने लगेगी, दांत हिलने लगेगा। पता चला 50 के उम्र जाते जाते तो दांत लगभग गिर जाएगा। दांत जब भी ऐसे ऐसे करना और हल्का एकदम नॉर्मल हाथ से ऐसे ऐसे पकड़ना, इतना ही करना। तो कहते हैं चला टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। और दांतों में सड़न किसके कारण होता है? अम्लीयता के कारण। तो जब अगर दांतों में अम्ल है, मुंह में अम्ल है और अगर हम क्षार डाल देंगे तो उदासीन हो जाएगा, सारा का सारा अम्ल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 कैसा रंग का होता है? पीला हरा। और चला सांद्र NaOH, सांद्र HCl और सांद्र NaOH किस रंग का होता है? पीला हरा रंग का होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सांद्र HCl, सांद्र HCl, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है। सांद्र HCl प्लस सांद्र, सांद्र मतलब मोटा की पतला? मोटा। सांद्र HNO3 जो है चला बना देता है अम्लराज। क्या बना देता है? अम्लराज। ई होता है चला कितना अनुपात कितना में?
एकरा में एक है तो ये 3 होगा, एकरा में 3 है तो ये क्या होगा 1। और ये जो है चला सांद्र, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लेना। यहां पर क्या किया ना, सांद्र HCl तनु HNO3, अरे इधर देखो पहले, सांद्र HCl तनु HNO3 या तनु HCl सांद्र HNO3, नहीं दोनों सांद्र होगा। सांद्र होगा मतलब कैसा होगा, मोटा। अब मोटा होगा तो ये बना देगा अम्लराज। क्या बना देगा, अम्लराज। अम्लराज बोले तो एक्वारेजिया, क्या बना देगा चला, एक्वारेजिया। इसमें कौन घुल जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन चला अगर पहला ऑप्शन मारना हो तो क्या मारिएगा, गोल्ड। अगर दोनों में से कोई एक चुनना हो तो क्या मारिएगा, गोल्ड। प्लेटिनम नहीं चुनिएगा, दोनों ऑप्शन अगर रहेगा। वैसे दोनों रहता नहीं है लेकिन अब रहता है। सर मेरे गांव समस्तीपुर में आज गेहूं में आग लगने से पूरा चौर का गेहूं जल गया। लग गया होगा, चलो गर्मी है और गेहूं सूखा हुआ है, हवा हुआ बह रहा है। किसान चला बड़ा आशा लगा के रखता है कि गेहूं होगा तो फलना काम करेंगे, चिलना काम करेंगे। हमको लगता है मेरे जुड़े हुए लोग जो हमसे हैं 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो मकई होगा उसके भरोसे हमसे पैसा लिए हुए हैं कि मकई हो जाएगा दे देंगे। अब पता चला गेहूं हो जाएगा दे देंगे, अब पता चला गेहूं होने वाला है, अब बारिश हो गया, सब गेहूं सूत गया और गेहूं उठवे नहीं करेगा, इतने इतने गेहूं होगा। किसान चला समझो बच बचा के ही उसका फसल होता है, कब फसल मरा जाएगा कहना मुश्किल है। तू सब किसान का बच्चा है, सब ये बात जानता होगा। सही तरीके से को पेंट शर्ट नहीं पहन पाया होगा अभी तक, तो अगर किसान का बच्चा होगा तो 2 बीघा 4 बीघा खेत होगा तब वो। कुछ कुछ लोग हैं जो व्यवसायी के बच्चे हैं तो उन लोगों के पास पैसा होगा, जो व्यवसायी जिनके पिताजी करते हैं उनको पैसा पे पूरा घमंड रहता है क्योंकि हर महीना उनके घर में पैसा आता है। लेकिन किसान 6 महीना पे उसके घर में पैसा आता है। हमको लगता है 2000-2500 के जींस खरीदने के लिए थोड़ा 2 क्विंटल अनाज बेचना पड़ेगा, तब ने वो जींसवा खरीदाएगा रे। ईद तोरा में हिम्मत नहीं है। इसलिए चला जो लोग व्यवसाय से नहीं जुड़े, व्यवसाय से जुड़ा है देखो डेली कपड़ा बदलेगा, वो पैसा का डेली गर्मी देखेगा तुम तो अपने तरफ पता चलेगा। हम कह देंगे कि अगर पिताजी व्यवसाय करते हैं, एकदम चेहरे पे होकर लिखल है कि अगर पिताजी किसान है, तुमको चमकता हुआ चेहरा दिख जाएगा कि अगर बाप गवर्नमेंट जॉब में वो बता देंगे। लेकिन मुफ्त काम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो लड़का में कि लड़की में, लड़की में देखो बता देते हैं, व्यवसाय की सरकारी नौकरी, सरकारी करे। पापा क्या करते हैं तुम्हारे, बताओ। किसान नहीं ना है, नौकरी करते हैं, धंधा होगा क्या चीज का, अरे बोलो न रे, दुकान है, हाँ ठेकेदार हैं। बात चला पैसा जगह घर में है होकर बाहर दिखता है पैसा, गरीबों का दिखता है गरीबी। इसलिए हे गरीब लोग कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें क्योंकि कलम ही तुम्हारा हथियार है, ठीक है ना, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। करे तो बाबूजी की करते हैं, स्टैंड अप। पिताजी नहीं है, क्या करते हैं, हाँ कोर्ट में लिखा पढ़ी करते हैं, जमीन वाला। किसान ने ना है, हाँ किसान का बच्चा हम थोड़ा दिखा देते हैं, देखो किसान का बच्चा है। करे स्टैंड अप। पापा क्या है, बैठो। जो गरीब बच्चा होता है ना, चलो वो अलग है, तो अपनी गरीबी को दूर करना है ना। देखो ये गरीब है, एकदम गरीब है, बेचारा गरीबी से जी रहा है किसी तरह। ये गरीबी को कंटिन्यू नहीं करना है तो पढ़ाई करना होगा, और कंटिन्यू करना है तब तक ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे तोरो चलने दो, चलिए रहा है तो और कितना बढ़िया कट रहा है। इसलिए चला जो लोग अमीर हैं उनकी कोई बात नहीं, अमीरों है चला तो तुमको
अपने फर्टिनिटी में उससे बड़ा करके दिखाना होगा। और जो गरीब है उसको तो करना ही करना है, इसलिए चला एकदम ध्यान देके पढ़ाई कीजिए। सांद्र HCl सांद्र HNO3 कितना अनुपात, कितना 3:1। और अगर गोल्ड और प्लेटिनम दोनों घुल जाता है, लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन चुनना हो तो क्या चुनेंगे, गोल्ड। और ये तो सबको पता है, सोना सबसे अधिक अधातवर्णीय और सबसे अधिक तन्य है। अधातवर्णीयता मतलब पीटकर चादर बनाना, और तन्यता मतलब खींचकर तार बनाना। सही की गलत? अब कहते हैं सोना सबसे अधिक उपयोग में आने वाला तन्य और अधातवर्धनीय तत्व है। क्षारीय धातु, अब देखो चला, लड़का को पूछता है कि सोडियम बताइए क्या है, तो सोडियम को लड़का कहता है इसको चाकू से काट सकते हैं, यह मुलायम होता है। पढ़े हैं कि नहीं? अरे ये पढ़े हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं और ये क्या होता है, मुलायम। क्या होता है? सोडियम को चाकू से काट सकते हैं और यह मुलायम होता है। लेकिन मेरी जाने मोहब्बत, फर्स्ट ए का जो तत्व है, जिसको हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन तो गैस है ना, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लीन ना करो रब से फरियाद, इस सब मुलायम है। ये तो मुलायम है सोडियम, ये सब मुलायम है, इस सब को चला, सारे के सारे मुलायम है और सब के सब क्षारीय है। बोलो हाँ। तो हम कह देते हैं क्षारीय धातु मुलायम। अब मुलायम होगा तो बताओ कम गलनांक की ज्यादा गलनांक? जल्दी गलेगा ना। और ठोस होगा तो, कठोर होगा तो अधिक गलनांक? बोलवे नहीं करेगा। यहां आप क्षारीय धातु कह दीजिए या यूं कह दीजिए फर्स्ट ए के तत्व। कौन तत्व? ये पता है ना, चलो फर्स्ट ए को क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं और सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु वर्ग। बोलो रे, कहते हैं क्षारीय धातु मुलायम तथा कम गलनांक का होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं। अगर आप चला बताइए, चांदी और सोना अगर अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो पता चला, सोनार को देखे हैं? सोनार को देखे हैं? सोनार क्या करता है, सोना ले लेता है और पे डायरेक्ट करे सोनार। सुना रहे हैं तुम? स्टैंड अप। सुना रहे हैं तुम? हाँ देखो, इसकी मुस्कुराहट बता रही है कि सुनार है। बागेश्वर के बाद चला हम ही हैं। अच्छा एक बात बताओ ईमानदार से, हमको तुम कभी बताया है कि हम सुनार हैं? कभी बताया है? अभी इससे बात कर रहा था, वो एक्सप्रेशन से लग रहा था इसका दोस्त इसकी ओर ऐसे देख रहा था, अरे सुनार तू ही तो है। हम बुझ गए कि छोटा सुनार है ये। बैठो, यही बात ना था रे। अब ये चला, ये दोनों जो आपस में आंख से जैसे देखा ना, उससे लग गया कि छोटा जो है सोनार है। अब सोनार क्या करता है, यही सब उचला बाबा लोग करते हैं। तुम जैसे जाएगा ना, कहेगा हाँ बाबा कल्याण करो, वो उम्र देख के कह देगा, उम्र देख लिया कि 26-27 है, विवाह में समस्या है, जल्दी दूर होगा, नौकरी की समस्या है। आज जैसे देख लेगा बुढ़वा है, कह देगा सामाजिक पारिवारिक कलह, बेटा बहुत दिक्कत कर रहा है, बेटा और बहू से तुम बहुत परेशान। जी बाबा जी बहुत परेशान। तो कहते हैं चला कि सिल्वर की अगर हम बात, उम्र देख के अपने देख लेगा, छोटा बच्चा बुझ जाता है, WBC अगर बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हुआ होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़िया रहा होगा, कहेगा हाँ आपके बच्चे हैं, बच्चा लेके तुम जाओ, कहेगा हाँ बच्चे के स्वास्थ्य पे असर रहता है, कहेगा हाँ अरे छोटा बच्चा का तबियत हमेशा खराबे रहता है, क्योंकि WBC धीरे धीरे बनता है, ठीक ना। वो 10 साल का, 8 साल 7 साल का होगा, तब तक उसका तबियत सर्दी खांसी बुखार लगा हुआ रहता है, तो वो जानता है कि भैया बच्चा है तो तबियत खराब होवे करेगा। जैसे तुम बच्चा लेके पहुंचा छोटका, कहेगा हाँ बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बाबा कल्याण करो बाबा। अरे छोटा, कहते हैं सिल्वर एवं गोल्ड कौन कौन चला, अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। अगर ये अभिक्रिया करता तो हम लोग उतना ताप पर उसको पिघलाते हैं, सोनार उसको फू फू करके जो पिघलाता है वो पूरा पिघल जाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बना देता, लेकिन वो ऑक्साइड बनाता नहीं है। इस बार बीपीएससी टीचर टीआरई 3.0 में क्वेश्चन पूछा था, चांदी, सोना और प्लेटिनम, खास करके सोना और प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते। अगर सोना और प्लेटिनम किसी से अभिक्रिया करता है, करता चला तो सोना आप पहने हुए हैं, वो अभिक्रिया करके धीरे धीरे अपना रंग साफे बदल देता। बोलो ना रे। सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता कि नहीं करता?
नहीं करता। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से, ये बात हमेशा ध्यान रखना चला। फर्स्ट ए का जितना भी तत्व है, हे लीना करो रब से फरियाद, तो फर्स्ट ए का जितना भी तत्व है इसको कहां डुबा कर रखते हैं? कहां डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगर इसको जल में डाल दीजिएगा तेजी से अभिक्रिया कर लेगा। फास्फोरस को जल में सुरक्षित, ये फर्स्ट ए जो है केरोसिन में सुरक्षित रहता है। फर्स्ट ए कहां सुरक्षित रहता है दोस्त मेरे? केरोसिन में सुरक्षित रहता है। और फास्फोरस जो है ये कहां सुरक्षित रहता है? पानी में सुरक्षित रहता है। खाली हम लोग जानते हैं सोडियम जो है केरोसिन में सुरक्षित रहता है, नहीं, फर्स्ट ए का जितना भी तत्व है वो पानी में सुरक्षित रहता है। फर्स्ट ए करे केरोसिन में सुरक्षित रहता है। अब फास्फोरस किसमें सुरक्षित रहता है? पानी में। हो गया? एक बात बताओ, इसका मतलब अगर फर्स्ट ए का जो तत्व है लीना करो रब से फरियाद, इसको अगर पानी में डाल देंगे तो सुरक्षित रहेगा कि असुरक्षित रहेगा? इसका मतलब तेजी से अभिक्रिया करेगा? बोले मैं नहीं करेगा। और खास करके सोडियम और पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करता है। अरे बोल लो, मैग्नीशियम की बात करें, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? नहीं करता, बल्कि गर्म जल के साथ धातु के ऑक्साइड Mg2O और हाइड्रोजन प्रदान करता है। Mg जो है चला जल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब गर्म जल दोगे, कौन जल दोगे चला? गर्म जल अगर दे दोगे, गर्म जल दे दोगे, गर्म जल दे दोगे तो ये अभिक्रिया कर लेगा और ये बना देगा MgO। आप प्लस कौन गैस निकाल देगा? हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जलने पर भी चला ऑक्सीजन MgO ही देता है। Mg जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और तब जब जलेगा तब भी ये क्या दे देगा? MgO दे देगा। क्या दे देगा चला? लिख लो जल्दी से। हो गया? अरे हुआ? पीबी बोले तो सीसा, Cu, Ag, Au जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। अब देखो चला, ये क्वेश्चन जब पूछता है कि सीसा जल से अभिक्रिया करता है नहीं करता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो नहीं करता है। अगर चला करता तो शीशा के गिलास में हम लोग जल पी पाते हैं? ये जो शीशा का गिलास है एकरा में जल पी पाते हैं हम लोग? नहीं पी पाते। अगर ये जल से अभिक्रिया करता तो ये अपने अभिक्रिया कर करके अभी तक हमारा पेट में घुस गया रहता। सोना चांदी ये सब भी अगर जल से अभिक्रिया करता तो हम लोग सोना का चेन पहनते हैं, अब पहन के हम लोग चला नहा लेते हैं, तो का वो घुल जाता है? ओकरा में घुल जाता तो पता चला लोग नहाने से पहले ओकरा खोल देता। शरीर के पसीने से ही पता चला कि कंगन जो है पिघल जाता। तो इसलिए सोना चांदी शीशा कॉपर ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करता। अभी तुरंते बताए थे कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी जल से अभिक्रिया नहीं करता। अगर करता चला तो संगमरमर जो है वो जल से अभिक्रिया कर न लेता, तो हम लोग पोछा डेली लगा पाते। तो कहते हैं PbCu AgAu जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यही पूछा इस बार बीपीएससी टीआरई में, बीपीएससी टीआरई 3.0 में। बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये सवाल है चला कि सबसे कम अभिक्रियाशील वाली धातु और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कौन? चांदी, सोना, प्लेटिनम, कॉपर। इस सबसे कम अभिक्रियाशील है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी सबसे नीचे है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील कहेगा सोडियम और पोटेशियम। इसी को बढ़ा के लिख लो। ये तो जानते हो, चला बताओ सोना चांदी कॉपर केकरो से अभिक्रिया करता है? करता है। करता तो हम लोग सोने का यूज आभूषण बनाने में कभी कर पाते, लेकिन चला सोडियम लेकिन सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कौन चला
पोटेशियम जल से, किससे, जल से तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम जल से तेजी से अभिक्रिया करता है, जबकि सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करता है और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? जैसे अभी आप बताइए तो कहीं पर सोडियम आप देख रहे हैं, कहीं पर रखल है स्वतंत्र अवस्था में, कहीं पर सोडियम देख रहे हैं क्या? लेकिन सोना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बोलो न रे, इसका मतलब सोना भी देख रहे होंगे, चांदी भी देख रहे हैं, कॉपर भी देख रहे हैं, प्लेटिनम आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम इस स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। कुछ लोग चांदी पर डाउट करेंगे कि चांदी तो काला हो जाता है, तो वो उसका अपवाद है कि चांदी जो है वो कुछ समय के बाद कैसा हो जाता है, काला। लेकिन शुद्ध चांदी लीजिएगा तो जल्दी काला नहीं होगा। अब देखो चला, Cu एवं Ag यानी कॉपर और चांदी अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में इस बार पूछा था कि Cu जो है वो बना देता है Cu2O, जिसका रंग कैसा होता है, हरा। यही क्वेश्चन पूछा था इस बार बिहार दरोगा 2023 में पीटी में। Ag जो है वो Ag2S बना देता है। क्या बना देता है? Ag2S, और इसका रंग कैसा होता है, काला। कैसा होता है चला, काला। Cu2O बना देता है, जिसका रंग कैसा होता है, हरा। Ag क्या बना देता है? ये H2S भी बनाता है। चला, Cu2O तो लिखो ही लिखो, H2S भी बना देता है और इसका रंग कैसा होता है, हरा। लेकिन यहां लाइन कुछ और है, बढ़िया से देखिएगा। हो गया? अरे हुआ। अब कहता है चला, कॉपर और चांदी अपने सल्फाइड, देख लो, कॉपर से कॉपर सल्फाइड और सिल्वर से सिल्वर ऑक्साइड के रूप में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, लेकिन अधिकतर यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु, अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु कौन कौन हो गया? चला हम बोले, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए। आप खाली सोना अकेले देखिएगा, लेकिन पोटेशियम अकेले नहीं देखिएगा, सोडियम अकेले नहीं देखिएगा। सोडियम को देखिएगा NaOH के साथ, फलना के साथ, चिलना के साथ, क्योंकि यह दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे को आपस में क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। बोले मैं नहीं करेगा। कहते हैं अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। जैसे जो अधिक अभिक्रियाशील है चला, वो स्वतंत्र रूप में अकेले कभी नहीं पाया जाएगा, वो किसी न किसी से जुड़ जाएगा। बोलो हाँ, जो अधिक अभिक्रियाशील है वो किसी ना किसी से जुड़वे करेगा, वो स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाएगा। अभी आप कहीं पर भी आप देखिएगा, जो ज्यादा अभिक्रियाशील है वो किसी न किसी के तरफ हो जाएगा, वो न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जैसे सोडियम ले लीजिए, अकेले नहीं होगा, NaOH होगा। सोना अकेले होगा, चांदी अकेले होगा, क्यों? क्योंकि यह अभिक्रियाशील नहीं है। लेकिन अन्य चीजें जो है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यह किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, अकेले नहीं होगा। कहते हैं अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, इस सबको कौन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटन। इस सब चला पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत धारा दे के अपघटित करना अर्थात तोड़ना विद्युत अपघटन कहलाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, सोडियम, पोटेशियम, मिला भी होगा, हम लोग टेस्ट के दौरान ये क्वेश्चन पढ़ते भी थे। सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम किस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो हम कहेंगे विद्युत अपघटन विधि। कौन विधि द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिंक ले लो, आयरन ले लो, सीसा ले लो, पृथ्वी की भूपरपट्टी में यह ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं।
जिंक ऑक्साइड के रूप में रहता है, जेडएनओ के रूप में, जेडएनओ के रूप में रहता है, तो इसको हम लोग दार्शनिक पुष्प के नाम से जानते हैं। कौन पुष्प के नाम से है? दार्शनिक पुष्प, या इसी को हम लोग यसद पुष्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं चला? यसद पुष्प के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग फिलोसफर उल के नाम से जानते हैं, फिलोसफर उल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं चला? अरे हो गया। जेडएनओ दार्शनिक पुष्प है, यसद पुष्प है, फिलोसफर उल है। उसी तरीके से लेड ऑक्साइड होगा तो लेड सल्फाइड होगा तो FeS2 हो जाएगा। लेड का आयरन ऑक्साइड होगा तो, या आयरन सल्फाइड FeS2। आयरन कार्बोनेट होगा तो Pb2O3 या PbCO3 हो जाएगा। Zn Fe PbCu कार्बन का उपयोग से क्या होते हैं? अपचयित होते हैं। अपचयित होना मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना कि हटाना? अरे ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयन। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक, यानी इसमें ऑक्सीजन हटाना कि जुटना? वेरी गुड, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। इस किसका उपयोग करके होगा? किसका उपयोग करके? कार्बन का। जिंक, आयरन, सीसा और कॉपर कार्बन का उपयोग करके अपचयित होते हैं। किसका उपयोग करके चला? कार्बन का उपयोग करके अपचयित होते हैं। एजी बोले तो चांदी, सोना, प्लेटिनम प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। यही क्वेश्चन था जो हम आपको बोले बीपीएससी में इस बार टीचर वाले में। सोना, चांदी और कौन? प्लेटिनम। कॉपर, अगर तुमको कॉपर और सोना या कॉपर और प्लेटिनम में कोई एक चुनना होगा तो क्या चुनना? प्लेटिनम या सोना चुनना, कॉपर को नहीं चुनना, क्योंकि चला उस पर सल्फाइड का परत जम जाता है जो हरे रंग का हो जाता है। तो कहते हैं ये प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बोनेट अयस्क किस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? निस्तारण। सल्फाइड अयस्क भंजन या फेन उत्प्लवन, या लिख लो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण फेन उत्प्लवन या भंजन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। बताओ अविलेय अशुद्धि, अभी तुरंत हम बताए थे चला। अविलेय अशुद्धि जैसे ये चला, अगर कोई विद्युत अपघटन की क्रिया है, इसमें एनोड है और कैथोड है। कौन कौन है चला? एनोड और कैथोड है। तो अविलेय अशुद्धि जो एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है, ये एनोड के तली पर मान लो ये विक्षेपित हो गया, तो विक्षेपित हो जाना, तो इसको हम लोग ये विक्षेपित होता है या जमा होता है, इसको हम लोग एनोड पंक कहते हैं। क्या कहते हैं चला? क्या कहते हैं इसको? एनोड पंक। पंक का मतलब अशुद्धि होता है। पंकित जल नाम सुने हो? अशुद्ध जल। पंकित जल मतलब अशुद्ध जल। एगो चीज का और ध्यान रखना, अल्मुनियम पर जो परत जमता है, अल्मुनियम पर जो परत जमता है ऑक्साइड का, वो होता है Al2O3। याद रखिएगा, अल्मुनियम पर जो परत जमता है ऑक्साइड का, वो क्या होता है चला? जो परत जमता है वो किसका होता है? Al2O3 का। अल्मुनियम पर परत जमता है किसका होता है? Al2O3 का। और कह देगा अविलेय अशुद्धि एनोड की तली पर विक्षेपित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? एनोड पंक कहते हैं। पंकित जल का मतलब होता है अशुद्ध जल। लिख लो कहीं पर, पंकित जल। कौन जल चला? पंकित जल का मतलब होता है अशुद्ध जल। पंकित जल बोले तो अशुद्ध जल। जितना लड़का चला हल्ला करता ना, है ही भारी क्वेश्चन है, वो भारी क्वेश्चन, इससे बाहर आपका साइंस का क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो। हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सारा बता दे रहे हैं। आप कम से कम 700 अगर वन लाइनर बताएंगे तो कम से कम 3000 के आसपास आपको हम पढ़ा देंगे, 3000 अप्रोक्स। पंकित जल मतलब कौन जल? अशुद्ध जल। बताओ पंकित जल का क्वथनांक अधिक की कम? अरे बोलो रे, क्वथनांक किसका क्या?
पंकित जल का क्वथनांक होता है अधिक। पंकित जल का क्वथनांक कितना होता है? अधिक। CuCO2 से, आर्द्र CO2 से अभिक्रिया करेगा, CuCO3 बनाएगा, जिसका रंग कैसा होता है? हरा। जैसे अभी हम बोले थे बेरियम सल्फेट का रंग कैसा? सफेद। लेड आयोडाइड का रंग कैसा? पीला। NO2 का रंग कैसा? भूरा। सिल्वर का रंग है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में बनेगा तो स्लेटी। वैसे ही चला, जब CuCO2 से विक्रिया करेगा CuCO3 बनाएगा, जो कैसा रंग का होगा? हरा। और हम ये भी बताए थे कॉपर पर हरे रंग का परत जमता है, चांदी पर काले रंग का परत जमता है। बोलो रे, कॉपर पर कैसे रंग का? हरे रंग का। चांदी पर कैसा? काले रंग का परत जमता है। तो भैया मेरे, जब CuCO2 से विक्रिया करेगा आर्द्र CO2 से, तो बना देगा CuCO3, जिसका रंग कैसा होगा? हरा। ऐसे भी चला, कॉपर पर कौन रंग जमता है? हरा। कौन रंग? हरे रंग का जमना होता है। आयरन, अल्युमिनियम और जिंक ठंडा एवं गर्म जल के साथ कोई अभिक्रिया अगर करता चला तो लोहा के बर्तन में हम लोग लोहा के लोहिया में हम लोग खाना बना पाते? अल्युमिनियम के लोहिया में हम लोग खाना बना पाते? अगर ठंडा जल से विक्रिया कर जाता या गर्म जल से विक्रिया कर जाता तो हम उसमें खाना नहीं बना पाते। एक और जान लो, कौन? जिंक। यही क्वेश्चन पूछा था कि भैया अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, टीन की कि जिंक की? अधिकतर जब ये क्वेश्चन आता है अभिक्रियाशीलता चला जिंक की ज्यादा है और टीन की कम, इसलिए टीन के बर्तन प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए टीन के बर्तन प्रयोग किए जाते। एक क्वेश्चन जो बीपीएससी 1 में चला टफ पूछा था वो यही था, एक क्वेश्चन मात्र जो सबसे टफ पूछा था। खाने वाले बर्तन जो हैं वो टीन के क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी अभिक्रियाशीलता कम है। जिसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होगी वो चला खाना के साथ ही घुल जाएगा। तो खाना के साथ घुल जाएगा तो पता चला जिंक का बर्तन लीजिएगा, जिंक घुल जाएगा खाने भोजन में, तो घुल जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ान जाएगा। इसलिए हम लोग टीन के बर्तन का उपयोग करते हैं क्योंकि उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। हो गया? आजकल नेटवर्क का बहुत इशू है ना रे, रहबे नहीं करता है ना। रात में हम सोचे थोड़ा देर मैच देखेंगे, वाईफाई नहीं चल रहा था तो मैचो नहीं चल पाया, जियो पे मैच चलवे नहीं किया। देख ही रहे थे, हमको लगा हल्ला हुआ था, हमको लगा महेंद्र सिंह धोनी आउट हो गया। तो हाथ में मोबाइल था ही, थके हुए थे, हम सो गए। साला भोरे उठे देखे 37 रन मार दिया। हम बोले साला देखो देख नहीं पाए। हम चला MS धोनी के एकदम पक्के सपोर्टर हैं, एकदम 100% वाला। हम अगर किसी के फैन हैं इस पूरे पृथ्वी पर 2-4 लोगों के, तो उसमें एक आदमी वो है जगह नाम है महेंद्र सिंह धोनी। अब बहुत लोग मुंबई को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन अपन तो भैया CSK का फैन है। CSK के कौन कौन फैन है एक बार हाथ खड़ा कीजिए। मतलब इसमें भी मुंबई और RCB का फैन बैठा हुआ, मारो सबको। RCB बोला, अब मुंबई इंडियन, गुजरात टाइटंस भी है क्या? लखनऊ सुपर जॉइंट्स न है। मैक्सिमम हमको लगता है फैन 3 ही भागों में बटा हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद है क्या? है। कलकत्ता, तुम छोटा सब में हाथ उठाता है। आदमी है कि अब देखो अभिक्रियाशीलता जो है चला, अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है जिंक की टीन की? जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा और टीन की अभिक्रियाशीलता कम। इसीलिए टीन के बर्तन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? खाने के बर्तन में टीन का उपयोग किया जाता है, तो वह अभिक्रिया खाने से नहीं करता है और हमारा खाना सुरक्षित रहता है।
लेकिन जंगरोधी बनाने, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग टीन का लेप नहीं लगाते हैं। किसका लेप लगाते हैं? लोहे को जंगरोधी बनाना है, लोहे को जंगरोधी बनाना। इससे भी कम अभिक्रिया तो सोना करता है, तो ओकर लेप नहीं लगा देंगे। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिंक का। बनारस का जो चला काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके ऊपर सोने का पत्थर लगा हुआ है, देना एकदम तुमको चमकीला नजर आएगा। हो गया? अरे हुआ। अब देखो, कहता है धातु, धातु कौन चला? धातु HNO3 से अभिक्रिया करके कौन गैस नहीं देता है? बाकी जितना धातु है, धातु की अगर बात करोगे तो लगभग धातु जो है वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। एगो चीज और ध्यान रखना, धातु अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा ना, तब भी कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन धातु जब HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। लिख लो, धातु जल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस देगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन धातु HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। अम्ल में ये अपवाद है, HNO3 भी अम्ल है, नाइट्रिक एसिड, लेकिन ये अपवाद है। हम अभी वो लिखा है धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन धातु नाइट्रिक एसिड HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। लिख लिया? अरे हो गया। धातु HNO3 से अभिक्रिया करके कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर सीधा पूछ दे तुमको धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा? कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। बोलो हाँ। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ये ध्यान रखना। और धातु जल से अभिक्रिया करेगा तब भी कौन गैस देगा? कौन गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। तो कहते हैं चला, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन तत्व होता है? आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। पूछता है चला, स्टेनलेस स्टील जंगरोधी होता है क्योंकि इसमें निकेल होता है, क्रोमियम होता है और क्या होता है? कार्बन। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्टेनलेस स्टील का मुख्य तत्व क्या है, तो कहेंगे आयरन, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। भूपरपट्टी पर खनिज के रूप में कितना % कार्बन है? 0.02% कार्बन है। वायुमंडल में कितना % CO2 है? 0.03%। कार्बनिक यौगिक, अब देखो चला, कार्बनिक यौगिक जैसे ले लो तुम अल्कोहल, ये कार्बन है ना इसमें, ये कार्बनिक है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक है। क्यों जानते हो? विद्युत का सुचालक होने के लिए आयन में टूटना जरूरी है, क्योंकि आयन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? आयन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और कार्बनिक यौगिक आयन में नहीं टूटते हैं। टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? नहीं टूटते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत के क्या हैं? आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक हैं, क्योंकि वो आयन में टूट जाते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक हैं क्योंकि वो आयन में नहीं टूटते हैं। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? क्योंकि विद्युत की सुचालकता के लिए आयन में टूटना आवश्यक है, आयन का होना आवश्यक है। लिखिएगा, विद्युत की सुचालकता के लिए, विद्युत की सुचालकता के लिए आयन में टूटना आवश्यक है। आयन में टूटना आवश्यक है क्योंकि आयन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्योंकि आयन के कारण ही किसका प्रवाह होता है? विद्युत धारा। अब देखो, कार्बनिक यौगिक आयन में नहीं बनता है, आयन नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है?
इसलिए यह विद्युत का क्या है, कुचालक होता है। लेकिन आयनिक यौगिक आयन बनाता है, इसलिए वो विद्युत का क्या है, सुचालक। बता, बायोगैस और सीएनजी अर्थात रसोई ईंधन का मुख्य घटक। अब देखो चला, जैसे मेरे बुक में चला लिखा हुआ है बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, लेकिन अब हम अपने बुक में ये लाइन ऐड करने वाले हैं कि रसोई ईंधन का भी मुख्य घटक मीथेन है। अब रसोई ईंधन में बायोगैस भी आ गया। बायोगैस बोले तो गोबर गैस, बायोगैस बोले तो गोबर गैस आ गया कि नहीं आया। और रसोई गोबर गैस से खाना बनाते हुए सुना है कि नहीं। तो अगर तुमको कह दे गोबर गैस, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, इसका मुख्य घटक कौन है, मीथेन। तो चला, बायोगैस बोले तो गोबर गैस, उसका मुख्य घटक भी क्या है, मीथेन। रसोई गैस में कभी कभी दे देता है, तो रसोई गैस में लड़का मारता है, रसोई गैस बोले तो एलपीजी। रसोई गैस लड़का मारता है क्या, एलपीजी। और आपको पता होगा एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है। तो लड़का से अगर पूछ देता है कि बताओ बाबू एलपीजी रसोई गैस का मुख्य घटक क्या, तो लड़का मारता है रसोई गैस का मुख्य घटक, रसोई गैस बोले तो एलपीजी, एलपीजी बोले तो ब्यूटेन। वो गलत है। रसोई गैस कह रहा है, इसका मतलब ये गोबर गैस की बात। अगर डायरेक्ट एलपीजी नहीं कह रहा है, इसका मतलब कौन गैस की बात कर रहा है, गोबर गैस। गोबर गैस मतलब कौन गैस, बायोगैस। आप बायोगैस बोले तो कौन घटक, मीथेन। बुझा रहा है। लेकिन अगर कह दे एलपीजी रसोई गैस में कौन मुख्य घटक, क्या क्या मारिएगा, ब्यूटेन। अरे बुझा रहा है। और अगर कह दे रसोई ईंधन में मुख्य घटक कौन, मीथेन। अगर कह दे बायोगैस का मुख्य घटक कौन, मीथेन। अगर कह दे सीएनजी का मुख्य घटक कौन, मीथेन। अरे बुझा रहा है। अब कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अपरूप अपर रूप। देखो अब चला, एगो चीज ध्यान रखना, तत्व का संबंध रासायनिक गुण से है। किससे है चला, अगर तत्व समान मतलब रासायनिक गुण समान, बोलो हाँ। और भार का संबंध जो है भौतिक गुण से है। अगर आप पढ़े होंगे तो हम जरूर आपको पढ़ाए होंगे। एक बात बताइए, ऑक्सीजन का अपर रूप ले लीजिए, ऑक्सीजन का अपर रूप ले लीजिए, कौन रूप ले लीजिए, एगो O2 ले लीजिए, एगो O3 ले लीजिए, बोलिए हाँ। देखना में तत्व समान है कि नहीं है, अरे तत्व दोनों में ON है, तो तत्व समान है मतलब रासायनिक गुण समान की असमान। हाँ, और अगर भार अलग अलग होगा कि सेम होगा, एक 16 दूनी 32, एक 16 तिया 48, तो भार अलग अलग हो जाएगा। भार अलग अलग हो जाएगा तो भौतिक गुण अलग अलग कि सेम, अलग अलग ना। इसका मतलब अपर रूप का तत्व समान है तो रासायनिक गुण समान, अब भार अलग अलग है तो भौतिक गुण अलग अलग। चला तुम समझो कि हम बहुत सारा चीज सीख रहे हैं। अब जो हम पहले क्या पढ़ाते थे, हम पढ़ाते थे समस्थानिक कार्बन 612, कार्बन 614, बोलो हाँ। तो हम कहते थे देखो बाबू एक द्रव्यमान अलग अलग है तो रासायनिक भार अलग अलग है तो भौतिक गुण अलग अलग, तत्व सेम है तो रासायनिक गुण समान, बोलो रे। लेकिन अब हम अपने में भी एक लाइन जोड़ेंगे कि भैया अपर रूप ऑक्सीजन का अगर अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है कार्बन 612, कार्बन 614, तो कार्बन 612 कार्बन 614 में कार्बन समान है कि अलग अलग है, तो तत्व समान है मतलब रासायनिक गुण समान होगा। और भार अलग अलग है तो भौतिक गुण क्या हो जाएगा, अलग अलग। बोलबे नहीं करेगा। देखो बात बताओ, अगर आर्गन 1840 दे दें तुमको और कैल्शियम 2040 दे दें, तो बताइए हमको इसका भौतिक गुण जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, भार पर, ये समान के अलग अलग, हाँ। और रासायनिक गुण जो तत्व पर निर्भर करता है अलग अलग। बुझाया कि नहीं बुझाया, बोलन रे। यही वो एक नंबर है चला जो तुमको भीड़ से अलग करके जॉब दिलवा देगा, ठीक है। लेकिन वो एक नंबर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो चला, ये बात तुम चला एकदम जान लो, नौकरी अगर लेना है उसमें साइंस अगर तुम्हारा 25 से 30 नंबर का है तो बिना मेरे आशीर्वाद के नौकरी नहीं होगा। इसलिए आते जाते प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर करते रहो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। आना तो वही फिर 0.25 से गड़बड़ाते रहेगा तो हमारा नहीं कहना। अरे छोटा ओल सिंह बकरी सिंह से पढ़ेगा 70 नंबर आएगा, 71 आएगा तभी नौकरी होगा। हम तोरा बोले न चला, जब हम अपना से इससे पहले थे
ये 700 लाइन 700 लाइन जो वन लाइनर तोरा बढ़ा रहे हैं तो हम अपनों से तेज तोरा बना रहे हैं ताकि तो हर काम 100% हो जाए। लेकिन उसके लिए अब तुम है एक ही पढ़ाएगा तो एक ही पढ़ाएगा तो फिर ऐसे ही टहलते रहेगा मुसल्लापुर हाट में। इसलिए चला एकदम पूरा वैल्यू चाहिए हमको। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अपर रूप है चला O2 और क्या O3, बोलो हाँ। तो इसमें तत्व समान है कि अलग अलग? तो तत्व समान है कर मतलब रासायनिक गुण समान, और द्रव्यमान अलग अलग है तो भौतिक गुण अलग अलग। तो हम कह सकते हैं अपर रूप के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग। कहता है अपर रूप के रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण अलग अलग। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब कहता है चला कार्बन की श्रृंखला। अब देखो कार्बन जो श्रृंखला बनाता है, चेन बनाता है, क्या बनाता है चला? कार्बन जो चेन बनाता है, श्रृंखला बनाने का गुण होता है, चेन बनाने का गुण होता है। कार्बन मजबूत बंधन बनाता है, मजबूत बंधन बनाता है अपने छोटे आकार के कारण। किसके आकार के कारण? कार्बन मजबूत बंधन बनाता है अपने छोटे आकार के कारण। अगर आप किसी से आकर्षण ज्यादा रखिएगा तो आपका बंधन मजबूत रहेगा। आकर्षण ज्यादा रखने के लिए आपको उसके साथ बंधन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आप बंधन बनाइएगा तो आकर्षण हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा तो आपकी मजबूती क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कहते हैं अगर ये देखो, ये अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसका साइज इतना बड़ा है, अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसका साइज इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो बताओ इसमें आकर्षण कम होगा कि ज्यादा? दूरी ज्यादा है, आकर्षण कम होगा। जैसे अगर हमारी दूरी आपसे ज्यादा हो जाएगी तो दूरी ज्यादा हो जाएगा तो हमारा आपका आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो न रे। इसलिए दूरी कम रखिए, दूरी कम रखिएगा तो आकर्षण क्या होगा? ज्यादा। आकर्षण ज्यादा होगा तो मेरे दोस्त इसमें दूरी कम है, आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो मजबूत बंधन बनेगा कि कमजोर? अब मजबूत बंधन बनेगा तो फिर टूटेगा नहीं। तो आपको कहेगा अपना छोटा आकार, अपना, बोलो न रे। जैसे चला तुरा घमंड कम रहेगा, घमंड कम रहेगा, तुम्हारा बंधन दूसरे से मजबूत होगा कि कमजोर? अगर तुमको घमंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है, अपने उस एक्स्ट्रा पे बहुत ज्यादा घमंड है तुमको, तो तुम्हारा बंधन क्या हो जाएगा? कमजोर। अगर तुम्हारा बंधन उस एक्स्ट्रा के को कम कर दो तो तुम्हारा बंधन क्या हो जाएगा? मजबूत। तो भैया इसका आकार छोटा है, इसका आकार छोटा है, इसका गुण है, इसका ये गुण है, तो भैया मजबूत बंधन बनाता है। कैसा बंधन बनाता है? आपको कहेगा कार्बन क्यों मजबूत बंधन बनाता है? अपने छोटे आकार के कारण। किसके कारण? इसका मतलब कोई भी चीज अगर आपके पास है, आप उसको छोटा करके रखिएगा तो आपका दूसरे के साथ बंधन मजबूत बनेगा, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कार्बन में श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है। और कार्बन अपने छोटे आकार के कारण मजबूत बंधन के बड़े आकार के कारण सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7/8 परमाणुओं तक श्रृंखला बनाता है। यहां 7 से 8 हो जाएगा। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ 7 से 8 परमाणुओं तक श्रृंखला बनाता है, जो अति अभिक्रियाशील होता है। अब देखो चला, कार्बन कार्बन के बीच बना बंधन अधिक मजबूत तथा अस्थायी होता है। यह क्यों होता है? यह गुण इसके छोटे आकार के कारण होता है। किसके कारण होता है? छोटे कार्बन कार्बन के बीच बना बंधन अधिक मजबूत और अस्थायी होता है। किसके कारण? ये भी चला तुमको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिला होगा, एनसीईआरटी अगर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन तुमको जरूर से जरूर मिला होगा। जैव शक्ति का सिद्धांत कौन दिया था? बर्जीलियस। और उसको खत्म कौन किया था? वोहलर। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर। बोलो रे। जैव शक्ति, कार्बन यौगिक केवल जीव से ही प्राप्त होते हैं, ये कौन दिया था? बर्जीलिया। वोहलर ने जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन किया अमोनियम साइनेट से, क्या बनाकर? कार्बन परमाणुओं का वलय की संरचना क्या कहलाती है? वो जो चला ऐसे ऐसे करके हम लोग बेंजीन बनाते हैं ना, हो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोटोन। क्या कहते हैं चला? अब बताओ, वलय की संरचना का जन्मदाता कौन है? बेंजीन। कौन है चला? वलय की संरचना का जन्मदाता कौन है? बेंजीन। समजात में कितने का अंतर? समजात समझते हो?
जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नाम सुना है। जैसे चला CH4 ले लो, एक ही फैमिली का, C2H6 ले, C3H8 ले लो, इस सब में देखो CH2 का अंतर है। देखो कितने का अंतर है, ये वो कार्बन और 2 का हाइड्रोजन का अंतर है। एक बात बताओ, चला समान जात के कैसे होइएगा? जब सब मान लो गुप्ते है, सब मान लो यादवे है, सब मान लो झाए जी है, सब मान लो महतो जी है, तो हम लोग कहते हैं समजात है। बोलो ने, या इधर लड़की है, इधर लड़का है, उधर छक्का है, तो इधर वाला एक जात का, इधर वाला एक जात का, इधर वाला एक जात। बोलो ने, तो समजात मतलब एक ही प्रकार का। अगर सब में लगातार में CH2 का अंतर होगा तो हम कहेंगे वो कैसा है, समजाती है, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से, जैसे चला कोई भारी है, जैसे अल्युमिनियम ले लो तुम और लोहा ले लो, किसका गलनांक ज्यादा होगा? लोहा का। अरे छोटा, अल्युमिनियम और लोहा में क्या कर गलनांक ज्यादा? इसका मतलब आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो गलनांक भी बढ़ता है। बोले वे नहीं करेगा। आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से गलनांक और क्वथनांक में भी क्या होती है? वृद्धि। यानी भारी वाला वस्तु का गलनांक और क्वथनांक ज्यादा की कम? जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? लेट से गलेगा ना। बोले वे नहीं करेगा। आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका गलनांक और क्वथनांक अधिक की कम? अधिक होता है। बोलो हाँ। अल्कोहल का क्या होता है? OH। अल्डिहाइड का होता है CHO। कीटोन का होता है CO। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ओइक एसिड, इसका होता है COOH। ठीक कर लो चला। CHO, कीटोन का होता है CO। कीटोन का क्या होता है रे? CO। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड क्या होता है? COOH। ये फंक्शनल ग्रुप है, कभी कभी पूछ देता है। भाई देखो कितना सुंदर लाइन है, 465 नंबर। एक बात बताओ चला, संतृप्त किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। बोलो हाँ। एक बात बताओ, हम लोग जो मीथेन यूज करते हैं, CNG यूज करते हैं, तो CNG बढ़िया से जलता है तो कौन लौ देता है? नीला। तो CNG में मीथेन न होता है रे। अब मीथेन में सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस लौ के साथ जला? नीला। अब वही असंतृप्त हो जाएगा, अब पीला। तो एकर उष्मा कम की ज्यादा? एकर उष्मा कम, एकर उष्मा अधिक। नीला लौ की उष्मा अधिक। बोलो रे, नीला लौ की उष्मा अधिक, पीला लौ की उष्मा कम। संतृप्त बोले तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त बोले तो कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड? बोलो हाँ। असंतृप्त होगा तो इसकी उष्मा अधिक, असंतृप्त होगा उष्मा कम। कहेगा सबसे अधिक उष्मा किस लौ की होती है? नीले लौ की। कम उष्मा किसकी होती है? पीला। एकरो से कम हो जाता है लाल के। एकरो से कम क्या होता है? लाल। एक मतलब अगर उष्मा का क्रम की बात करें, उष्मा के क्रम की बात करें, सबसे अधिक नीला, और नीला से कम पीला, पीला से कम लाल। जल्दी से लिख लो। हो गया। संतृप्त होगा तो कैसा? नीला। और संतृप्त होगा तो कैसा? पीला। बोलो हाँ। बोलो हाँ। कहीं मुस्कुरा रहा है तुम? संतृप्त होगा तो कैसा लो? नीला। और संतृप्त होगा तो पीला। सबसे ज्यादा उष्मा किसमें होगा? नीला में। बोलो न रे। उससे कम किसमें होगा? पीला में। और उससे कम किसमें होगा? लाल में। तो आपको कहेगा बताइए, अगर बहुत बढ़िया से जलेगा, कोई अशुद्धि नहीं रहेगी, तो कौन सा लौ देगा? नीला। जैसे नया नया गैस सिलेंडर खरीदता है तो कैसा रोशनी देता है? मतलब कैसा उष्मा देता है? नीला। अरे बोलो ना रे। नहीं, नीला की पीला? तो चला, नया नया जब हम लोग गैस सिलेंडर खरीद के लाते हैं, एकदम नया सिलेंडर, नया गैस भरा के, नया सिलेंडर, तो आप देखिएगा कौन रंग देता है? नीला।
धीरे धीरे वो कैसा होने लगता है, पीला। अब पीला हो जाएगा, धीरे धीरे कार्बन जमने लगता है, कार्बन जम के कालिख जमने लगता है। कभी कभी कुकर के किसी खास पार्ट में आप देखिएगा कालिख जम जाता है। बोलो ना रे। ये कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन रंग देता है, नीला, और संतृप्त कौन रंग देता है, पीला। अब सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें होता है, नीला में, उससे कम किसमें होता है, पीला में, और उससे कम किसमें होता है, लाल में। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? हाँ। चला, एक आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। एक तो आज से 9-20 वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, और बहुत जल्द एक चला हम आपको स्टैटिक जो 10 नंबर का आपको पूछेगा उसका एक अलग से हम मटेरियल उपलब्ध करवाने वाले हैं। कंटेंट होली की छुट्टी में बना है, अब जब हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। उतने कंटेंट आपको पढ़ना है, क्योंकि 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। दूसरा की रीजनिंग वाले जो हमारे आदरणीय दीपक सर थे, तो उनका पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तो इसलिए वो कुछ दिनों तक क्लास नहीं ले पाएंगे। अगले कुछ दिनों के लिए, चूंकि अभी क्लास को रोकना सही बात नहीं है, तो अगले कुछ दिन